Okay, now we are discussing chemical reactions. Uh, First of all, the difference between physical change and chemical change. Physical change is a change in which no new substance is formed. Okay, it is reversible. The only physical properties, for example, state, shape, or size changes. For example, in case of melting, boiling, dissolving, or freezing. Okay, a chemical change is a change in which a new substance is formed, usually irreversible. Usually irreversible. There are reversible reactions, but usually chemical change is irreversible. We'll discuss it in detail. Energy changes, for example, heat and light, as in the chemical energetic, we discussed that there is enthalpy change, okay, exothermic, endothermic reaction. So energy changes is observed. Examples: burning, rusting, neutralization, decomposition. These all are example of chemical reactions, chemical changes. Acha. Then we have the second topic is rate of reaction. Okay. When we discuss a chemical reaction, there is a collision theory. What collision theory suggests is that a reaction occurs when particles collide with enough energy. Okay. Obviously, particles are usually colliding, but when they collide with enough energy, then only reaction happens. And that energy is greater than or equal to activation energy. जब तक वो उनका कोलिजन एक्टिवेशन एनर्जी और उससे ज्यादा एनर्जी से नहीं होगा, पार्टिकल्स जो है वो रिएक्शन हैपन नहीं होगा. ठीक है. एंड ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन द फाइनल एनर्जी ऑफ द केमिकल. ओके. एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली ज्यादा होती है. इसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप ने चूल्हा चलाना है और आपने चूल्हा ऑन कर दिया, इफ यू हैव बंसन बर्नर और स्टोव एट होम, और उसका आपने चूल्हा ऑन कर दिया और आपने माचिस की तीली नहीं दिखाई, तो आग नहीं लगेगी. तो माचिस की तीली क्या कर रही होती है? वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है फॉर रिएक्शन टू स्टार्ट. और जैसे ही माचिस की तीली दिखाते हैं कि सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो इतनी हीट एनर्जी देगा कि वो नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी उसको उसी हीट एनर्जी से मिल जाएगी और चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. Rate of the reaction depends on number of particles per unit volume, यानी concentration. ठीक है. मोर पार्टिकल मोर कोलिजन होगी. अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन. ओके. कोलिजन रेट ऑफ कोलिजन, मोर कोलिजन पर सेकेंड, फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. और ऑब्वियसली रेट ऑफ कोलिजन वो एक तो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है. भाई पार्टिकल बढ़ गए तो रेट ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाएगा. ठीक है. इसी तरीके से हायर टेम्परेचर, मोर काइनेटिक एनर्जी और मोर रेट ऑफ कोलिजन होगा. ठीक है. तो उससे भी आपका हो जाएगा. एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर रिएक्शन टू स्टार्ट. ठीक है. तो कैटलिस्ट अगर यूज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है और वो रिएक्शन जल्दी हो जाए. ठीक है. तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट थिंग विच इज कैटलिस्ट. ठीक है. सो कैटलिस्ट के अंदर वी हैव इट इज हाउ वी डिफाइन कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस that increase the rate of a reaction by lowering the activation energy. ठीक है. ये कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ऑल्टरिंग द पाथ ऑफ रिएक्शन. ठीक है. एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इट इज नॉट, कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड अप, खत्म नहीं होता, डिप्लीट नहीं होता. ये चलता रहता है, ये चेन रिएक्शन का पार्ट बन जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल: आयरन एज अ कैटलिस्ट इन हैवर प्रोसेस, वेनेडियम हाइड्रोक्साइड इज अ कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, enzymes in biological reactions. Yeah, वो is a catalyst reactor. अच्छा. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. कौन कौन से फैक्टर हैं? 5 फैक्टर हैं. कंसंट्रेशन, अगेन जैसे पहले बात की, कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन इंक्रीजेस. मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोर कोलिजन. देन प्रेशर इन गैस, गैस की कंडीशन में प्रेशर. ठीक है. तो पार्टिकल आर क्लोजर टुगेदर, मूव मोर फ्रीक्वेंटली एंड फ्रीक्वेंट कोलिजन. देन वी हैव सरफेस एरिया. सॉलिड के केस में सरफेस एरिया है, यानी जितना पाउडर्ड फॉर्म में होगा सॉलिड, मोर एक्सपोज्ड एरिया, मोर कोलिजन. जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा, सरफेस एरिया के साथ पार्टिकल साइज भी आता है. पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि मोर एरिया इज एक्सपोज टू कोलिजन. देन वी हैव टेम्परेचर. अगेन टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बढ़ती है, और यानी पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है और मोर सक्सेसफुल कोलिजन होते हैं. देन वी हैव कैटलिस्ट. अगेन मैंने कहा कि वो लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड मोर इफेक्टिव कोलिजन हैपेंस. ठीक है.
यानी आप पार्टिकल्स को कम एनर्जी से कोलाइड करना है और रिएक्शन हो जाए, तो वो क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये सब इन सब के ना फॉर्म में आपको आंसर्स एक्सप्लेन करने होते हैं पेपर 2 के अंदर, सो यू हैव टू रियली केयरफुल अबाउट व्हेन यू आर स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स ना। दीज आर नॉट जस्ट फैक्टर्स, और उससे क्या हो रहा है इसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, यू हैव टू राइट एक्सप्लेन इट व्हेन क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक कम्स। अच्छा, मेजरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर करते हैं? चेंज इन मास, फॉर एग्जांपल कहीं पे मास ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, तो उससे भी आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अम, या गैस बन रही है, ठीक है, तो उससे भी चेंज ऑफ मास होगा, उससे मेजर कर सकते हैं। तो एक तो है चेंज इन, रिकॉर्ड द मास लॉस ओवर टाइम। ठीक है, आप वेइंग स्केल पे बीकर रखे, उसके अंदर सारा रिएक्शन परफॉर्म करें, और ओवर द टाइम ईच एंड एवरी 10 15 20 1 मिनट के बाद आप क्या करें, एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद आप रीडिंग रिकॉर्ड करें ऑफ मास, तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉलिड, when it is dissolved in hydrochloric acid, carbon dioxide is produced and calcium chloride forms। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन नहीं दिया हुआ यहाँ पर, उन्होंने सिर्फ भी बताया हुआ है, बताने का मकसद ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो क्या होगा, मास कम हो जाएगा, ओवरऑल मास कम हो जाएगा ऑफ द सोल्यूशन। तो जो मास कम होगा उसकी रीडिंग लेते जाएं, तो उसे आप रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्ड मास लॉस ओवर टाइम, उससे आपका एक ग्राफ बन जाएगा, एंड दैट ग्राफ रिप्रेजेंट रेट ऑफ रिएक्शन। देन वी हैव वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसको आप किसी गैस सीरीज में कलेक्ट कर लेते हैं, या किसी और कलेक्शन मेथड से कलेक्ट कर लेते हैं और वॉल्यूम को नोट कर लेते हैं, देन यू कैन इजीली मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल। ठीक है। अच्छा, फास्टर, अच्छा, जितना जितना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा ना, उतना स्टीप होगा ग्राफ। स्टीप का मतलब है उतना ही सीधा होगा, उतना ही हाई जाए। ठीक है, इस तरीके से जाए, और जितना ही स्लो होगा रिएक्शन उतना ही फ्लैट होगा ग्राफ, ठीक है, उतना ही स्लो होगा। तो इसमें कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है यूजुअली इन एमसीक्यूज, या पेपर 2 में भी आ सकता है कंपैरिजन का क्वेश्चन रीजनिंग के साथ। ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, अभी रिमेंबर हमने जो पहले पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन आर इरिवर्सिबल। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं होते, अम, जबकि फिजिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, यानी फिजिकल रिएक्शन में अगर आप मेल्टिंग कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट फ्रीजिंग हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे आप बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस की, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी बात लगती है कि इफ रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल चेंज यूजुअली इरिवर्सिबल, सो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या बने? तो भाई इसके अंदर भी यही है कि पूरा ऐसा नहीं होता कि 100% रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अगर दो रिएक्टेंट्स आपने उनको रिएक्ट करवाया, एज इन केस ऑफ यू कैन से एग्जाम्पल, तो यहाँ पे दूसरी दी हुई है, मगर हैबर प्रोसेस इसकी एग्जाम्पल है। when hydrogen and nitrogen they combine they form ammonia। ठीक है, तो अमोनिया 100% वो रिवर्सिबल नहीं होगा, यानी सारे का सारा अमोनिया वो दोबारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ रह जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन इज रिवर्सिबल टू सम एक्सटेंट, पूरा रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शंस दे आर इरिवर्सिबल, तो वो बात सही है। ठीक है, कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में भी थोड़ा सा वो प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा बनता है, पूरा नहीं बनता। ठीक है, और वो साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट भी बन रहे होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी बन रहे होते हैं। एक टाइम आता है जो डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, हम उसको पढ़ेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। ओके, देन वी हैव इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज सिस्टम, equilibrium is a reaction is reached when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, reverse reaction। ठीक है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है, उसको अचीव करने के लिए क्लोज सिस्टम चाहिए जहाँ पे कोई चीज बाहर ना जाए। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट स्टे कांस्टेंट। हमें लगता है कि रिएक्शन रुक गया, क्योंकि जितना रिएक्टेंट होते हैं उतना ही प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट भी कांस्टेंट लग रहे होते हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट भी कांस्टेंट होती है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होती है। हम कहते हैं रिएक्शन रुक गया, इक्विलिब्रियम आ गया, मगर इसको डायनामिक कहते हैं। इसका पूरा नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, वर्ड डायनामिक सजेस्ट कि वो रिएक्शन रुकता कभी भी नहीं है। फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये बता रहा है रिएक्शन चल रहा है, मगर उनका फॉरवर्ड बैकवर्ड का क्योंकि रेट बराबर हो गया है, तो इसलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की अमाउंट या कंसेंट्रेशन वो बराबर हो जाती है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ली चैटलियस प्रिंसिपल।
वो अकॉर्डिंग टू ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल ये कहता क्या है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया ना, डायनामिक इक्विलिब्रियम, देन if any change to the condition occurs, so equilibrium will shift in a direction to reduce the effect caused by change. ठीक है, वो चेंज जो भी इफेक्ट करेगा उसको रिड्यूस करने के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और फॉरवर्ड रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज के केस में अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उस तरफ वो रिएक्शन जाएगा, यानी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। एज इन केस ऑफ हेबर प्रोसेस, जहाँ पे हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन दे आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, सो इस रिएक्शन के केस में जो हमने पढ़ा था, 3 moles ऑफ हाइड्रोजन, 1 mole ऑफ हाइड्रोजन, थ्री, सॉरी, 1 mole ऑफ नाइट्रोजन, 3 moles ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 moles ऑफ अमोनिया। अच्छा, अब इस केस के अंदर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो बैकवर्ड रिएक्शन को सपोर्ट मिलती है। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, बैकवर्ड रिएक्शन तेज हो जाता है। इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर, फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर फॉरवर्ड रिएक्शन कहीं एंडोथर्मिक होता है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर से उसे सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, यानी इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, शिफ्ट इज इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन टू रिड्यूस द टेम्परेचर, बिकॉज एंडोथर्मिक क्या करता है, टेम्परेचर रिड्यूस करता है। तो चेंज क्या आपने प्रोड्यूस किया कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया सराउंडिंग का, तो उसको खत्म करने के लिए इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट होगा कि वो जो बढ़े हुए टेम्परेचर है उसको दोबारा वापसी पुराने ओरिजिनल कंडीशन पे ले। इसी तरह आप कहीं टेम्परेचर कम किया तो इक्विलिब्रियम इस तरह मूव करेगा कि वो टेम्परेचर दोबारा वापसी जो पुरानी हालत में था उसी वैल्यू पे आ जाए। ठीक है, द प्रेशर, इफ द प्रेशर इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द साइड वेयर विद फ्यूअर गैस मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 4 गैस मॉलिक्यूल है तो नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड पे हमारे पास 2 गैस मॉलिक्यूल, 2 अमोनिया के पार्ट मॉलिक्यूल। सो ऑब्वियसली इट विल मूव टुवर्ड्स राइट साइड। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो राइट साइड में मूव करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो लेफ्ट साइड में मूव करेगा। राइट साइड में मूव करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया गैस कम हो जाएंगे और प्रेशर दोबारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो ये उस तरफ मूव करेगा तो प्रेशर दोबारा बढ़ जाए, यानी गैस के मॉलिक्यूल बढ़ा देगा। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अगर कहीं चेंज करते हैं तो सिस्टम शिफ्ट टू अपोज द चेंज। ठीक है, अगेन वही वाली बात है, ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली कहीं भी कंसंट्रेशन आप चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज करके आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन पास हो जाएगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन पास हो जाएगा। जो आपका हैबर प्रोसेस है उसमें आप क्या करते हैं कि टेम्परेचर लोअर करके जो अमोनिया को लिक्विफाई करके बाहर निकाल देते हैं, मीन्स यू आर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया कॉन्स्टेंटली, तो उससे फॉरवर्ड रिएक्शन को सपोर्ट मिलती है। अच्छा, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, इट स्पीड्स अप बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब इसका कोई सी एक डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, बट इक्विलिब्रियम रीच क्विकली, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, जल्दी अचीव हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये सारी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मगर इसके साथ एक क्वेश्चन और भी आता है, इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में फिर हम वो पुराने वाले पे जाएंगे कि वो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा, देन वी हैव हैबर प्रोसेस। ओके, ये अगेन हमने इसके ऊपर एक रिएक्शन डिस्कस कर लिया था, तो इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके अंदर बस ये है कि सोर्स क्या होती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की सोर्स, इसका क्वेश्चन आता भी एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मीथेन, इफ यू do the reaction of methane with water, so it will produce carbon monoxide and hydrogen. So hydrogen you usually get from there. ठीक है, यानी मीथेन reacting with water to produce carbon monoxide and hydrogen. Source of nitrogen is air because 78% of air is nitrogen. And then typical condition क्या होती है 450, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं, मतलब याद कर लें, आयरन कैटल्स होता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, ये दोनों की कंडीशन में ऑलमोस्ट सेम है, कैटलिस्ट का फर्क है। ठीक है, और प्रेशर का फर्क है, यहाँ पे 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हेवर प्रोसेस में, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बाकी टेम्परेचर और सेम होता है। ठीक है, अच्छा,
रीजनिंग कि हम ये वाली कंडीशन क्यों रखते हैं भाई, इसकी रीजन क्या है, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस के अंदर है। तो लोअर टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड रिएक्शन बट इट इज टू स्लो, कई दिन लग जाएंगे। अच्छा, यानी अगर रूम टेम्परेचर पे मैं ये हैबर प्रोसेस वाला रिएक्शन करवाता हूँ तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आपका बन के आ रहा होगा उसको बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी दिन लग जाएंगे। और हमें इंडस्ट्री में हमें कांस्टेंट प्रोसेस चाहिए, यानी एक तरफ से हम इंजेक्ट कर रहे हो गैसेस, दूसरी तरफ से हमारे पास अमोनिया बन के निकल रही हो, तो हमें ऐसा फास्ट रिएक्शन चाहिए। ठीक है। तो हाई प्रेशर पे यील्ड बहुत ज़्यादा होगी, बट कितना हाई प्रेशर करें, मतलब हमने 200 एटमोसफेयर कर रही है, इससे ज़्यादा करेंगे तो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है। इंक्रीज यील्ड फ्यूअर गैस मॉलिक्यूल्स ऑन प्रोडक्ट साइड, मतलब वो तो सही है, मगर 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 एटमोसफेयर प्रेशर जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज है बिटवीन यील्ड रेट एंड कॉस्ट। ठीक है, मैंने बताया जिस तरह हाई प्रेशर होगा तो सारा इक्विपमेंट जो है वो हाई प्रेशर रखना पड़ेगा, हाई प्रेशर वेसल डिजाइन करना पड़ेगा, हाई प्रेशर पाइप डिजाइन करने पड़ेंगे, तो मटीरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्लांट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सब चीजें सामने रखते थे, हमने ये कंडीशन ली है। ठीक है। और आयरन एज अ कैटलिस्ट टू रीच द इक्विलिब्रियम क्विकली। ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। अच्छा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी सेम सिमिलरली वो है, रिएक्शन इज फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक। सो लोअर टेम्परेचर गिव्स हाई यील्ड बट लोअर रेट, अगेन वही वाला मसला है जो हमारा वहां पर अगर प्रोसेस के अंदर। देन temperature is 450 degree centigrade is a compromise between reasonable rate and good yield. Low pressure, sufficient few gas molecules, ठीक है, और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट, वही सेम कंडीशन सारी चीज़। अच्छा, देन वी हैव रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, ये भी बड़ा की और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, ये लास्ट टॉपिक है इसका और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, रोमन न्यूमरल यूज होते हैं इसके लिए, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर के लिए और ट्रांजिशन में। ठीक है, जैसे आयरन 2 आयरन 3, ठीक है, कॉपर 2, उसके लिए रोमन नंबर आपके ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हो। ठीक है, वो जो हम चार्ज पढ़ रहे थे कि एनायन कैटायन पे चार्ज होता है, वही बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट इन डिजिट्स, इन इन इंटीजर्स। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आप चार्ज देखें तो वो लिखा हुआ है 2+। व्हाट इज द, अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम, तो आप लिखेंगे +2। ठीक है, +2 लिखेंगे। यहाँ पर व्हाट इज द स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम, तो यहाँ मैग्नीशियम मेटल की फॉर्म है तो इस पे होगी 0। ठीक है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो एक क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। ठीक है। मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपेंस। ठीक है, अगर यह तीन कंडीशन है ऑक्सीडेशन की, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज कर रहा है ऑब्वियसली ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वो भी एक होता है कि अगर गेन इन हाइड्रोजन हो तो वो भी, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो तो वो भी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है। रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आप वो भी इस तरह कह सकते हैं। अच्छा, तो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ऑफ कॉपर बीइंग रिड्यूस्ड, कॉपर आयन बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। ठीक है, तो उसमें आप ये देख लें कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और अच्छा इसीलिए वो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस के सारे प्रोसेस है ना, वो उनमें एन ऑक्स और रेड कैट का आपको मतलब और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा अगर रिडॉक्स रिएक्शन को आप समझ लेंगे। डेफिनेशन ऑफ redox reaction, redox reaction involves both oxidation and reduction taking place simultaneously। ठीक है, तो ये होता ही साइमल्टेनियसली रेडॉक्स रिएक्शन, अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज रिड्यूस भी हो रही है। ठीक है, तो इसलिए कंप्लीट रिएक्शन जो होते हैं यूजुअली, ये तो हाफ इक्वेशन लिखी हुई है ना, या हाफ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखी हुई है। अगर कंप्लीट रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोलिसिस का तो उसमें क्या होगा कि मैग्नीशियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज एंड कॉपर इज बीइंग रिड्यूस, तो कॉपर रिड्यूस हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है इन केस ऑफ मेटल्स, वो आप आगे देखेंगे। ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाइंग रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई रिएक्शन दिया उसके अंदर आप कैसे पता चलाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉसिबल में बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसमें बोलते हैं व्हाट इज, विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, विच chemical is being oxidized, which chemical is being reduced।
तो कैसे पता चलाएंगे? तो वही तीन कंडीशन है जो यहाँ लिखी हुई है, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बस ये तीनों चीजें आपने देखनी है, पता चलानी है। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है उन्होंने। इधर बोलेंगे कि वो कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है। तो हम रिएक्टेंट साइड देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट से। जिंक की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। यहाँ पर ऑब्वियसली जिंक एक आयनिक कंपाउंड बन गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गई। कॉपर ऑन द अदर हैंड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉपर आयन टू कॉपर मेटल। ठीक है, तो वो रिड्यूस हो। ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता ये रिएक्शन है। यहाँ पे जिंक मैग्नीशियम और कॉपर की बात होती है, जिंक और कॉपर की बात। ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे। सही है जी। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर रूल। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकम्बाइंड एलिमेंट होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर जो टोटल होती है, ओवरऑल होती है, वो 0 होती है। ठीक है, कोई भी अनकम्बाइंड एलिमेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। मोनोअटोमिक आइन है, मोनोअटोमिक आइन है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसका चार्ज बताए, सेम एज इट इज इन चार्ज। ठीक है। और अगर कंपाउंड है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। ठीक है। एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। मोनोटॉमिक आयन है तो उसका चार्ज बताएगा। कंपाउंड है तो उनका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल H2O में ऑक्सीजन की अगर -2 है तो हाइड्रोजन की क्या होगी, वो +1। +1 टाइम्स 2 इज +2, और -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। पॉलीएटॉमिक आयन के केस में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। फॉर एग्जाम्पल सल्फेट आयन में टोटल चार्ज है 2 माइनस का। तो सल्फर प्लस, सल्फर की हमें निकालनी है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की हमें पता है। ठीक है, सल्फर की चेंज हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो इन दिस केस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हमने उसको S रख दिया है। और फॉर ऑक्सीजन इट इज -2। -2, और उसमें 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज -8। सो -8 प्लस S मस्ट बी इक्वल टू -2। ठीक है, माइनस में नीचे लिखा हुआ है, मतलब उसके साथ मस्ट बी इक्वल टू -2। सो S विल बी इक्वल टू -2 प्लस 8। ठीक है, यानी S -8 इज इक्वल टू -2 था। ठीक है, -8 उधर चला गया, -2 प्लस 8 +6। ठीक है। सो सल्फर की इस कंडीशन में सल्फेट आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की बात करी। एजेंट, एजेंट क्या करता है, खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या करता है, रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। अब यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है, एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7। तो वो क्या करेगा, कलर चेंज उसका बताया हुआ है, पर्पल टू कलरलेस, ये भी याद रखना जरूरी है। और मैग्नेट 7 ये हमें कैसे पता चला, ऑब्वियसली ये एक पॉलीएटॉमिक आयन था, मैग्नेट है। ठीक है। और इस पे चार्ज था माइनस का, कि हमें कैसे पता चला, KMnO4 है ना, तो पोटेशियम तो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो उससे +1 का चार्ज होगा। MnO4 पे क्या हो जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, -1 का चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब ऑक्सीजन होती है +2। हमने बिल्कुल ये वाला जो है ना पॉलीएटॉमिक आयन वाला रूल लगाएंगे। मैग्नेट आयन हो गया MnO4, और इसका चार्ज हो गया माइनस का। देन सम ऑफ द चार्जेस ऑन मैग्नेट आयन मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन। ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंगली हमें Mn का चार्ज नहीं पता, और हमें ऑक्सीजन का पता है -2 होता है, तो 4 लिख देंगे टाइम्स -2 मस्ट बी इक्वल टू -1। ठीक है, और उससे हम निकालेंगे, यानी 4 2 8, -8 हो गया, -8 उधर ले जाएंगे, +8 हो जाएगा, -1 + 8 हो जाएगा +7। यहाँ पे उन्होंने दिया है। ठीक है, +7, और इसके प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं तो Mn2 प्लस बन जाता है। ठीक है। सो ऑक्सीडाइजिंग उसकी होती है, मतलब ये खुद रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूस कैसे हो रहा है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे रिड्यूस हो रहा है, यानी कहाँ +7, कहाँ +2। तो इसका मतलब क्या है, चेंज 5 का चेंज आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर रहा है। तो ये एक बहुत ही तगड़ा किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, खुद रिड्यूस हो रहा है। देन वी हैव पोटेशियम आयोडाइड।
इसका क्या होता है, कलरलेस टू ब्राउन, ये कलर चेंज होता है, इसकी ऑब्जर्वेशन होती है। अच्छा, ऑक्सीडाइज आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन। ठीक है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जीरो, आयोडाइड आयन की है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अगेन वही वाली बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो डेफिनेशन आ गई कि सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अदर एंड इज इटसेल्फ रिड्यूस्ड, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इसकी एग्जांपल है एसिडिफाइड KMnO4, पोटेशियम मैग्नेट 7 और एसिडिफाइड डाइक्रोमेट 6। ठीक है, और इसके यहाँ पे ऑक्सीडेशन चेंज ही बताया, मैं चाहो तो याद कर लो। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूस अदर एंड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। तो इसका क्या होगा, जैसे जिंक है उसको अगर मतलब अगेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एंड जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इससे बड़ा कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन आते हैं कि अच्छा ये से ये वो वाला क्वेश्चन है, वही वाले एग्जाम्पल है जो हम ऊपर देख चुके हैं। आइडेंटिफाइंग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड एजेंट्स इन इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, ऑब्वियसली दिस इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चेंज क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, और ये इसका रोल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर ऑन द अदर हैंड इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो प्रोसेस उस पे क्या हो रहा है, कॉपर पे रिडक्शन का हो रहा है, और कॉपर क्या है, कॉपर आयन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिंक मेटल इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड कॉपर आयन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस इक्वेशन पर्टिकुलर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नहीं समझ में आए तो दोबारा जाकर टॉपिक रिवाइज कर लिया, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, मतलब ये रिवीजन, दिस वाज सपोज्ड टू बी जस्ट रिवीजन क्लास, तो फिर हम ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो थोड़े से जो टॉपिक जैसे लग रहे थे मुझे कि इनको डिटेल में समझाने की ज़रूरत है, तो उनको मैंने आपको गाइड कर दिया, समझा दिया अच्छी तरीके से। तो यहाँ कोई समरी दी हुई है, ये आपके पास नोट्स हैं, उसको देख लीजिएगा। कलर चेंज के, अच्छा, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का यहाँ कलर चेंज दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ था ऑरेंज टू ग्रीन होता है। ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट 7 का होता है पर्पल टू कलरलेस, पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 का होता है उनके नाम भी याद कर लीजिएगा, दिस इज पोटेशियम मैग्नेट 7, पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। ऑरेंज टू ग्रीन होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 का। ठीक है, और ये इनके अंदर खुद के अंदर रिडक्शन हो रही होती है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जबकि पोटेशियम आयोडाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इंडस्ट्रियल प्रोसेस की समरी है हमारे पास, दो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इनके कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, और प्रोडक्ट्स की सब जो आपको याद होने चाहिए। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में मल्टीपल होते हैं, ये तो उसका एक पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ना। बेसिकली कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बन क्या रहा होता है, H2SO4 बन रहा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए मतलब पहले सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, फिर इसमें वाटर ऐड करके इसको H2SO4 बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर H2SO, तीन रिएक्शन उसके बेसिकली। सो गो चेक इन डिटेल क्या है क्या नहीं है न्यूज़ के अंदर। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास।